नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे, अपनी लाइफ में मजे कर रहे होंगे। ठीक है। और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे यार। बाकी अब अगले साल नीट की तैयारी भी करोगे आप। कुछ बच्चे और कुछ बच्चे ट्वेल्थ में होंगे। तो आप मुझे बायोलॉजी के थ्रू जानते हो, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। बट मैंने कुछ कुछ वीडियोस केमिस्ट्री के भी डाले हैं। ठीक है। तो ये भी केमिस्ट्री का ही वीडियो रहेगा। केमिस्ट्री का जो क्लास ट्वेल्थ का सॉल्यूशन चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यार मैंने बीच में छोड़ दिया था थोड़ा, मैं बिजी था, मेरे भी खुद के पेपर थे, मैं भी कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ अभी थोड़ा ना। तो उसके पेपर थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी क्या है, पूरा फ्री हूँ, सही है, सब बढ़िया है। ठीक है। तो आ, हम क्या है, केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या है अपना, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ यार। हमारा जो बायो का 11th और 12th है वो पूरा कंप्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मेंबरशिप के अंदर मिलेंगे। ठीक है। अ, और बाकी जो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। कुछ जो है चैनल मेंबरशिप के अंदर है, या फिर आप एनसीईआरटी का ज्ञान प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। तो अब फोकस करते हैं अपना बायो छोड़ के केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है। और मुझे थोड़ा बताना भी यार, अच्छा हाँ, एक और चीज। अगर आपने ना इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, तो उससे क्या है, आसानी होगी इन चीजों को समझने में जो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। चलो, तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो हमें पार्ट 4 पढ़ना है। ठीक है। 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं। चलो तो शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। यहां पे बात हो रही है किसकी? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की। देखो जब भी बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। ठीक है। आप जानते हो ना सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या हो गया, जैसे मेरे पास चीनी हो गई, उसको मैंने पानी में डाल दिया। तो चीनी को आपने किस में डाला, एक मिनट, चीनी को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो भाई जब चीनी को पानी में डाला तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट। ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, लिक्विड सॉल्यूशन कब बनते हैं, व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, जब सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तब ये होता है। सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में रहता है। द सॉल्यूट कैन बी अ गैस, सॉल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और सॉलिड भी हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन सेक्शन 1.3.2। ये हमने पढ़ लिया है, थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हो आप। प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी ना, मैं प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा ये वीडियोस को। तो इस सेक्शन में हमें क्या करना है, वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन अ लिक्विड। हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स को। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड मतलब क्या है, दो लिक्विड को आपने मिला दिया। ठीक है। तो वो लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल दिया, वो भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जैसे पेट्रोल हो गया वो उड़ जाता है ना, तो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। ठीक है। अब जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट हम ले रहे हैं ना वो वोलेटाइल होता है, मतलब वो धीरे 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 उड़ जाता है। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। भाई वो हो भी सकता है वोलेटाइल और नहीं भी हो सकता। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। कुछ तुम ये तो नहीं सोच रहे बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं यार, पर वो आदत है मेरी थोड़ा ना, और पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, नीचे मैंने पूरा यहाँ पे बना रखा है सारा सब कुछ, जिससे तुम्हें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये सब बना रखा है, मतलब लिख रखा है, तो इससे बढ़िया तुम्हें समझ में आएगा चीजें। हाँ, तो वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पे हम किसकी डिस्कस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, नेमली द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड दूसरा लिक्विड, या फिर सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। इसमें भी एक कंपोनेंट सॉलिड है, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है। तो दो ही कंपोनेंट लेंगे, लिक्विड लिक्विड ले लिया या फिर सॉलिड लिक्विड ले लिया। ठीक है। अब यहां पे पहले बात करते हैं हम किसकी,
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारा फोकस पहले किस पे आ गया भाई, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे आ गया, जिसमें एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिला देते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसमें वेपर प्रेशर की बात करेंगे। अब थोड़ा सा तुम इसे समझना, देखो तुम्हारे पास क्या है, ये वैसे मैंने बना रखा है, तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास क्या है, जैसे कि तुम्हारे पास है सिलेंडर, ठीक है, गैस का सिलेंडर है। उस गैस के सिलेंडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, ठीक है। वो तुम्हें पता है लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो वो क्या करती है, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, मतलब जो वो लिक्विड है अपना, ठीक है, जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में, वो वेपर वोलेटाइल है, मतलब वो लिक्विड में, वो क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, शुरू से देखते हैं। तुम्हारे पास एक सिलेंडर है लाल कलर का, ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, ठीक है। गैस जो होता है उसको लिक्विफाई करते हैं, हाई प्रेशर देके उसे लिक्विफाई कर देते हैं। अब वो गैस जो है लिक्विफाई हो रखी है सिलेंडर के अंदर, वो क्या करती है, वोलेटाइल होती है, धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होती है। तो जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वेपर प्रेशर। समझ रहे हो ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वेपर प्रेशर। तुम्हें पता है जैसे ये, कैसे बताऊं, रुको, ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ये गैस है, ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो वेपर्स हैं ये क्या करेंगे, ये बाउंड्रीज से टकराएंगे, तो ये जो बाउंड्री से टकराएंगे तो वही प्रेशर बनाएंगे, तो इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, अभी वैसे तो डिटेल में हमें इसे समझना है, तो देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो आपके क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों के दोनों वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, एंड डिनोट्स द टू कंपोनेंट एज 1 and 2। तो आप ये क्या समझ गए इसमें, कि जो आपने ये बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, इसमें जो भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो दोनों के दोनों के, मतलब दोनों लिक्विड कैसे हैं, वोलेटाइल है, मतलब वो दोनों के दोनों वेपर बना सकते हैं। तो जब दोनों के दोनों वेपर बना सकते हैं तो दोनों के दोनों की क्या होगी, पार्शियल प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर होगा दोनों का, ठीक है। तो व्हेन टेकन इन अ क्लोज वेसल, ठीक है, आपने क्या किया, क्लोज वेसल के अंदर इसको रख दिया। अब इसको यहां पे समझते हैं। देखो ये है आपके पास एक कंटेनर, क्लोज वेसल है, बंद है, इसके अंदर आपने क्या लिया, ये कंपोनेंट 1 ले लिया, ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट लिया, अभी हमने मिक्स नहीं किया है। तो ये कंपोनेंट 1 है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसके वेपर प्रेशर को मैंने क्या लिख दिया, P1 नॉट। P1 नॉट मतलब प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है ना वहां पे, कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा, क्योंकि वोलेटाइल है, तो वो प्रेशर बनाएगा, तो वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P01, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्योर लिक्विड हमने यहां पे लिया। प्योर लिक्विड मतलब सिर्फ एक ही लिक्विड लिया हमने, उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है। तो P1 नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, ठीक है, प्योर कंपोनेंट 1 का ये वेपर प्रेशर हो गया, अलग से, अलग कंटेनर में। दूसरे कंटेनर में मैंने क्या लिया भाई, बी लिक्विड लिया। बी लिक्विड भी जो है वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी क्या बनाएगा, पार्शियल प्रेशर बनाएगा। तो इसका मतलब ये प्रेशर बनाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P02। तो P02 हो गया, एक हो गया हमारा P01 जो कि इस कंटेनर में है, इस कंटेनर में हो गया P02, ये दो हो गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों लिक्विड्स को मिला दिया और एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, कंपोनेंट 1 भी वेपर में कन्वर्ट होगा और कंपोनेंट 2 भी वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहां पे ये आ गया P1 मतलब कंपोनेंट 1 का प्रेशर, और ये P2 मतलब कंपोनेंट 2 का प्रेशर। अब अगर आपसे बोला जाएगा भाई टोटल प्रेशर बताओ कितना होगा इसमें, तो तुम वो लगाओगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पार्शियल प्रेशर जो टोटल होगा वो, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें पता है, समझ गए ना, इतना तो सिंपल सा है ये। तो अब इसको यहां पे देखते हैं। तो यहां पे क्या किया, बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट। अब यहां पे क्या होगा, 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट दोनों के दोनों इवेपोरेट करेंगे, एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी इस्टेब्लिश बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। तो होगा क्या यहां पे,
ये एक कंटेनर के अंदर आपने कंपोनेंट 1 भी ले लिया, कंपोनेंट 2 भी ले लिया, कंपोनेंट 1 भी वेपराइज करेगा, कंपोनेंट 2 भी वेपराइज करेगा, बट एक टाइम ऐसा इक्विलिब्रियम बनेगा कि ये लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जितना लिक्विड वेपर में बन रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम बन गया इनके बीच में। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल ही लेंगे, और P1 एंड P2 क्या ले लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपने यहां पे क्या किया, पी टोटल ले लिया, पी टोटल तो हो गया पूरा का पूरा प्रेशर, और पूरा का पूरा प्रेशर जो है उसके अलावा आपने P1 एंड P2 ले लिया। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, एंड P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, अब दीज पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ द टू कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे तुम इस पॉइंट को समझना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने, मोल फ्रैक्शन जो है वो कंसंट्रेशन करने का, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है। अब अगर ये पहला लिक्विड है, इसका मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज कर दूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, ये जो मोल फ्रैक्शन है पहले कंपोनेंट का उसको इंक्रीज कर दिया, मतलब मैंने क्या इंक्रीज करा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी। कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तो इसके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, इसके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो ज्यादा प्रेशर बनेगा। समझ रहे हो ना, ऐसी मैंने क्या किया, जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका वही रिपीट कर लो इसे, मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए, तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर 2b जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इससे क्या समझा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये होता है राउट्स लॉ। पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, जैसे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ऐसी P2 पार्शियल प्रेशर 2 का जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए, तो ये राउट्स लॉ हो गया। अब एक मिनट है, यहां पे लिखा हुआ है देखो, ये हो गया हमारा राउट्स लॉ। अच्छा, अब इसमें तुम्हें अगर तुम्हें याद होगा, हमने इसमें देखा था जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है, ठीक है, 1 का जो मोल फ्रैक्शन है उसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालने का x, ये 2 का क्या है, 2 का मोल फ्रैक्शन, 2 का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएगा और टोटल नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मेरी थोड़ी जीभ हो रही है बोलने में, जल्दी जल्दी बोलने की आदत है मुझे थोड़ा, तो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूं। तो तुम्हें समझ गए होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन। इसमें एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 1 होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने सब पुराने वीडियो में देख चुका है, तो आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, यहां तक हो गया, हमने इतना समझ लिया कि भाई हमारे पास क्या था, 2 लिक्विड लिए थे हमने, दोनों लिक्विड को मिला दिया, दोनों लिक्विड जो है वो वोलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उनसे पार्शियल प्रेशर बनेगा, पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट 1 का है वो P1 है, पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट 2 का है वो P2 है, टोटल पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या बनेगा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, ये बन जाएगा। सिंपल है इतना। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये राउट्स लॉ है। अब देखो, फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टे राउट्स 1886, इतनी पुरानी बात है, गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउट्स लॉ विच स्टेट्स दैट
फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, सॉल्यूशन है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और वही हमने बनाया। जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स थे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं यार। हाँ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यही हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा हर एक कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, सिंपल। दस फॉर कंपोनेंट वन की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब इसके बगल में एक कैलकुलेशन देखो। देयरफॉर यहां पे अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देता हूं तो मैं के कांस्टेंट मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, उसे के की वैल्यू अभी हम देखेंगे क्या हो सकती है। तो एक के हमने यहां पे रख दिया, तो फाइंड के। अब ये के को फाइंड करो। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, इस केस में हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंपोनेंट वन की। तो कंपोनेंट टू जो है वो तो है ही नहीं यहां पे। अभी आप सिर्फ फोकस कर रहे हो किस पे, कंपोनेंट वन पे। ठीक है, तो कंपोनेंट टू जो है वो अभी यहां पे नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस बना रहा हूं मैं, नहीं है। तो कंपोनेंट वन का ही मोल फ्रैक्शन होगा, कंपोनेंट टू का यहां पे मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर यहां पे आप हाँ यहां पे रखोगे ये P, इधर लिखोगे P1 इज इक्वल टू के, और X1 की जगह पे आप क्या रख दोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन की जगह पे क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। क्यों, क्योंकि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये X2 तो 0 हो गया, तो X1 डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, 1 के। तो X1 की जगह पे आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ये तो K क्या आया, K इक्वल टू P1। ठीक है, K इक्वल टू P1 आया। बट आपने यहां पे क्या लिखा, K इक्वल टू P1 नॉट। ये P1 नॉट क्यों रखा, क्योंकि P1 नॉट हमें बताता है कि वो प्योर है, उसमें कोई और चीज नहीं मिली हुई है। हमने अभी देखा ना, कंपोनेंट सिर्फ वन की बात हो रही है, कंपोनेंट टू की तो बात ही नहीं हो रही, वो है ही नहीं। अभी हम सेपरेटली देख रहे हैं। ठीक है, उन्हें मिक्स नहीं कर रहे हैं, सेपरेटली देख रहे हैं। तो यहां पे कंपोनेंट वन जो है उसी की वजह से प्रेशर है, तो वो क्या हो गया, प्योर हो गया ना, प्योर फॉर्म हो गई, क्योंकि उसमें सिर्फ कंपोनेंट वन है। तो वो क्या हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। अब K की वैल्यू को उठा करके आप डाल दो यहां पे। ठीक है, डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, जो कि ये आया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट वन का। ठीक है, वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एट द सेम टेम्परेचर। ये P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट की जब आप बात करोगे तो मिक्सचर की बात नहीं करोगे, उसको सिंगल एक लेके चलोगे। ठीक है, अब सिमिलरली यही चीज हम निकालते हैं कंपोनेंट टू के लिए। तो कंपोनेंट टू के लिए भी कैसे लिखेंगे हम, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। P2 नॉट वही क्या होगा, वेपर, रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ 2। ठीक है, 2 का प्योर कंपोनेंट जो है उसका वेपर प्रेशर यहां पे दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स ने क्या बोला कि भाई जब गैसेस का मिक्सचर होता है तो अगर आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो वो बराबर होगा हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर को प्लस करके जो निकलेगा। ठीक से एंडिंग नहीं हुई उसकी डायलॉग मेरे सेंटेंस की, बट तुम समझ गए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution and it is given as। क्या बोला, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने बोला कि जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन फेज का किसी कंटेनर पे, वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन पे, कि उस सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हमारे पास 2 लिक्विड थे, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड से ना, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये हमने देख लिया, पीछे भी देख लिया था। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 वी गेट
P1 की वैल्यू डालो, वो जो ऊपर अभी निकाली थी, ठीक है। तो क्या क्या आ गया था, x1 P1 नॉट, इधर क्या आ गया x2 P2 नॉट, तो ये P टोटल हो गया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस x2। तो इस x1 की जगह पे आप क्या रख दोगे, ये रख दिया आपने 1 माइनस x2 और ये P1 नॉट हो गया, यही लिख दिया। साथ में ये इधर का सेंटेंस यहां पूरा उठा के लिख दिया। देन अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि आपने इसको इससे इंटू कर दिया, तो ये क्या बन गया, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ठीक है, यहां तक प्लस x2, ये पूरा वैसे ही लिख दिया x2 P2 नॉट। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये लिख दिया P1 नॉट, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है इसको आप इसके साथ जोड़ दो, प्लस x2 P2 नॉट। यहां पे आपने देख क्या किया, माइनस ये वाला जो पॉइंट है इसको यहां लिखा P1 नॉट x2। अब इसमें आप क्या करो, x2 को कॉमन निकाल दो, यहां से x2 जो है कॉमन निकल गया, तो x2 जो है कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है, और x2 ये कॉमन निकल गया, तो यही चीज यहां पे आ गई, देख लो वही है, ठीक है। तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ब्रैकेट बंद, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अब ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन 1.16। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला, ठीक है। क्या कंक्लूजन है, वो 3 कंक्लूजन है, उनको अभी हम देखेंगे। पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं यार, P टोटल, ठीक है, ये हो गया। अब पहला क्या कंक्लूजन है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर है, कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अब इसको आप देख लो, ये P टोटल है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली किसी एक कंपोनेंट पे। तो जैसे यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी का मैं दूसरा तरीके से लिख सकता हूं, दूसरा तरीके से क्या लिखूंगा, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट, यहां था ना P1 नॉट, तो यहां क्या लिखूंगा, P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट, और ये x1। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, P टोटल जो है वो सिर्फ x1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा टोटल जो वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ये भी लिखने का तरीका है इसको, और ये भी इसको लिखने का तरीका। ये कैसे आया, ये सिंपल है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो आपने यहां से x2 की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस x1, इस तरीके से आपने ये करा, ठीक है, ये वाली तब आएगा ये, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हमने इसको निकाल दिया। तो पहला हमारा हो गया जस्टिफाइड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ओवर द सॉल्यूशन, वो रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी वन कंपोनेंट। तो वो x1 के से करेगा या तो फिर x2 से करेगा, दोनों अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग तरीके से रहेगा। अब हाँ, सेकंड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अब यहां पे आप एक इक्वेशन देखो, ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या है, ये वाली, यही इक्वेशन देखो। ये इक्वेशन कैसे है, लीनियर है, मतलब ये रिप्रेजेंट करिए स्ट्रेट लाइन को। यार एक तो इतना पसीना आ जाता है ना, मैं पंखा नहीं चला सकता यार, पंखा चलाऊंगा तो यहाँ आवाज आएगी, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, पंखे से नहीं, वो हवा की आवाज आएगी। तो क्या कह रहा था मैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। अब यहां पे उसने क्या बोला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, वो वेरीज करता है लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मतलब इसको बता रहा हूं मैं, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसमें आप देखो कि जो हमारा ये इक्वेशन जो है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। अब इनका मैंने लिख दिया, y क्या होता है यहाँ पे, p टोटल हो गया, ठीक है, x क्या है, ये वाला जो x है ये x2 हो गया।
स्लोप क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, इंटरसेप्ट क्या हो गया, P1 नॉट। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हो गया। अब यहां पे क्या है कि जब आप ग्राफ बनाओगे बिटवीन पी टोटल वर्सेस पार्शियल वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, तो वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या मतलब, क्या उस लाइन का, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो वेरीज करता है लीनियरली। लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मतलब मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट 2 का है जिस तरीके से वो वेरी करेगा उस तरीके से टोटल वेपर प्रेशर भी वेरी करेगा। तो यहां पे हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर, सॉरी, टोटल जो वेपर प्रेशर है उसका ग्राफ जब हम बनाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के हिसाब से, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, ये अभी हम देखेंगे भी। ये है वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, ये पार्शियल प्रेशर टोटल का हो गया और ये इस तरफ क्या हो गया, x2 हो गया। तो इसका जो ग्राफ बना वो कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ा सा शायद ना समझ में आए, बट ये यहाँ पे आ जाएगा जब ग्राफ भी पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2। ठीक है, ध्यान समझना, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन के ऊपर वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, किस किस कब, विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन को अगर आप इंक्रीज करते हो तो जो हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा जो ये टोटल वेपर प्रेशर है ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। नहीं आ रहा समझ में, मैं बताता हूं, फिर से बता रहा हूं। यहां पे उसने क्या बोला कि जो हमारा वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 का, और टोटल वेपर प्रेशर जो ओवर द सॉल्यूशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। समझते हैं इसको, यहां पे होता है वो, कभी कभी लगता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, पर देखो यहां पे, देखो डिपेंड्स, ये जो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 को इंक्रीज करोगे तो कभी ये डिक्रीज होगा प्रेशर, कभी ये इंक्रीज होगा प्रेशर। ऐसा क्यों, वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट 1 जो है वो मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है देन कंपोनेंट 2। ठीक है, देखो अगर कंपोनेंट 1 मोर वोलेटाइल है तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा P1 जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा वेपर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसको समझने के लिए मैंने यहां पे बना रखा है ये। तो ये क्या है, P टोटल इक्वल टू P2 नॉट प्लस ब्रैकेट में P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ये कहां से आया, ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी थी। अब यहां पे केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम ले लेते हैं कि जो कंपोनेंट 1 है वो मोर वोलेटाइल है, वो ज्यादा वोलेटाइल है कंपोनेंट 2 से। इसका मतलब कंपोनेंट 1 ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ज्यादा वेपर्स बनाता है। तो ज्यादा वेपर्स मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर, तो ज्यादा वेपर प्रेशर तो डायरेक्टली क्या हो गया यहाँ पे, P1 नॉट जो है वो ग्रेटर हो गया, मतलब जो पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट 1 का था वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट 1 ज्यादा वोलेटाइल है और ज्यादा वेपर्स बनाएगा, ज्यादा वेपर्स ज्यादा प्रेशर देन द कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर। तो इफेक्ट यहां पे क्या मिला, एज x1 इंक्रीजेस, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, द टर्म P1 नॉट माइनस P2, ये वाला, ये P1 नॉट माइनस P2 नॉट वो पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो ना। देखो मेरे दिमाग में तो आ गया, बट हाँ मुझे समझाना पड़ेगा ना, यही काम है मेरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट 1 मोर वोलेटाइल है देन कंपोनेंट 2, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट 1 का वो ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर 2 से। तो जब ये ज्यादा होगा, ये वाली ज्यादा होगी वैल्यू,
और ये वाली कम होगी तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ लो ना, मान लो ये P1 नॉट जो है ये 4 है और P2 नॉट जो है 1 है, तो क्या होगा 4 - 1 इक्वल टू क्या आएगा 3। पॉजिटिव में आया ना, नेगेटिव में नहीं आया, पॉजिटिव में आया। तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सो P टोटल, जो ये P टोटल है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ गए ना। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि टोटल जो प्रेशर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है विद द इंक्रीज ऑफ कंपोनेंट 1। तो पहले केस में हमने देखा कि कंपोनेंट 1 जो है वो क्या कर रहा है, उसका कंपोनेंट 1 का जो क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है, उसको जब आप बढ़ाओगे, कंपोनेंट 1 का जब मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाओगे तो उस टाइम पे ये P1 नॉट माइनस P2 नॉट जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। डन है। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में हम देखते हैं कि कंपोनेंट 1 जो है वो लेस वोलेटाइल है देन कंपोनेंट 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P2 नॉट ज्यादा हो जाएगा और P1 नॉट कम हो जाएगा, कम रहेगा, क्योंकि वो वोलेटिलिटी उतनी नहीं है ना उसमें। तो इफेक्ट क्या आएगा, अगर आप x1 को इंक्रीज करोगे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट 1 को इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा, द टर्म P1 नॉट माइनस P2 नॉट इज नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो 1 का है वो तो कम है और पार्शियल प्रेशर 2 का जो है वो ज्यादा है। तो ये इस तरीके से मान लो कि ये 1 है वैल्यू इसकी, इसकी 4 है, तो क्या बनेगा -3। तो ये नेगेटिव में आ गया। ठीक है, सो द टोटल प्रेशर डिक्रीजेस। तो इस पूरे की वैल्यू कम हो गई तो टोटल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन आप इंक्रीज कर रहे हो तो एक कंडीशन में टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एक कंडीशन में टोटल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट 1 वोलेटाइल है ज्यादा या लेस वोलेटाइल है। समझ गए होंगे यार भाई और बहनों, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करना और नहीं समझे तो मुझे जरूर बताना, भाई क्या बता रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम इसमें इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में हमें क्या बता रहा है, देखो यहां पे हमने क्या किया, प्लॉट किया है वेपर प्रेशर को, एक तरफ वेपर प्रेशर है, एंड मोल फ्रैक्शन को ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से समझना क्या हो रहा है। इधर की तरफ देखो क्या है, जो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है वो 1 है और कंपोनेंट 2 क्या है, 0 है। तो क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 0 है, तो एक्चुअल में x1 हमारा कितना हो गया, 1 ही हो गया ना, सीधे सीधे वो 1 हो गया। मतलब इसको x1 लोगे, इधर 1 लोगे तो x1 इज इक्वल टू 1 हो गया सीधे सीधे ना, क्योंकि x2 0 है। अब x1 अगर 1 है, ठीक है, x1 की वैल्यू है, तो P1 नॉट, समझ लो ना, मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट 1 का है वो 1 है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर भी आएगा। तो ये रहा उसका पार्शियल प्रेशर P1 नॉट। तो यहां पे P1 नॉट है, उसकी वैल्यू है कुछ। ठीक है, बट जैसे जैसे आप इधर जाओगे आप क्या देख रहे हो कि x2 का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, x2 जो है वो बढ़ता जा रहा है और x1 कम होता जा रहा है, x1 को हम हटाते जा रहे हैं। तो क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, x1 0 हो गया और यहां पे x2 1 हो गया। तो देखा आपने, यहां पे ये पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट 1 का था ये काफी ज्यादा था, बट धीरे 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 क्या हो गया, कम होने लग गया, कम होने लग गया, कम होते 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 ये 0 पे आ गया। 0 पे क्यों आ गया भाई, यहाँ पे जो P1 नॉट है वो 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसका मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, उसका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। बट यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, फिर कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कंपोनेंट 2 का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये रहा कंपोनेंट 2, यहां से शुरुआत करेंगे तो ये कंपोनेंट 2 है, इसका देखो प्रेशर यहाँ कितना है, बहुत ज्यादा है। फिर ये अब हम इधर को शिफ्ट हो गए, अगर इधर को शिफ्ट होते हैं
तो इधर को शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, x2 कम होगा, x1 बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर P2 नॉट जो है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे x2 नॉट जो है वो जीरो हो गया। समझ लो ना, आपने क्या पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ही जीरो है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, जीरो ही रहेगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये दो तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हमें क्या दे रही है, पी टोटल, पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल जो प्रेशर है वो होगा बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट। तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन वाला पता है कौन सा है, ये जो हमने यहां पे देखा था, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। अ प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन x1 x2 फॉर अ सॉल्यूशन गिवन अ लीनियर प्लॉट एज शोन इन अ फिगर 1.3, ठीक है। तो यहां पे लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन दिख रही है। दीज लाइन्स मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो पास कर रही है थ्रू द पॉइंट फॉर विच x1 एंड x2 आर इक्वल टू यूनिटी। आप देख रहे हो यहां पे x1 एंड x2 यूनिटी में है, एक तरफ x1 यूनिटी में मतलब x1 1 है, दूसरी तरफ x2 1 है, ठीक है। सिमिलरली जो प्लॉट लाइन थर्ड है ऑफ द P टोटल वर्सेस x2 इज ऑल्सो लीनियर। ये P टोटल वर्सेस आपने क्या बनाया x2, वो क्या है, लीनियर। ये वाली लाइन सीधी है, लीनियर। इसका हमने कहां देखा था, ये देखा था, देखो ये रहा है, ये P टोटल वर्सेस x2 का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा निकलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमने अभी ऊपर देखा था। यहां तक हो गया। तो अब क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 नॉट, ठीक है। ये एक मिनट, सॉरी मैक्सिमम बोल दिया मैंने। द मिनिमम वैल्यू, एक मिनट यार, हाँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 नॉट। यहां पे क्या होता है, देखो P टोटल क्या होता है, इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, यही होता है, ठीक है। बट इस केस में, इस पॉइंट में P2 तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। क्यों, क्योंकि x2 जीरो था यहां पे। तो इस केस में क्या होगा, P टोटल जो है वो P1 के ही बराबर हो जाएगा, P1 नॉट के बराबर हो जाएगा बेसिकली। अब तुम इस ग्राफ में देखो, ये नीचे की तरफ पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ नीचे की तरफ है, बट P2 कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यहां देखा ना, ये पॉइंट ये नीचे है, ये ऊपर है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, जो P2 है वो ज्यादा है। और दिखाए ना, मैक्सिमम वैल्यू इज P2 नॉट, P टोटल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P2 नॉट है ये। तो इससे मुझे क्या पता चला भाई, पार्शियल प्रेशर जो सेकंड कंपोनेंट का है वो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा वेपर्स बना रहा है, ज्यादा प्रेशर बन रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल, इससे मुझे क्या पता चला, कंपोनेंट 1 लेस वोलेटाइल है देन कंपोनेंट 2। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर जो 1 से आ रहा है वो कम है और पार्शियल प्रेशर 2 जो है वो ज्यादा है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर, यहां तक समझ गए ना तुम लोग, मुझे कमेंट करके बताना यार। मैं अपने फोन में देख रहा हूं बट मुझे ऐसा इमेजिन करना पड़ता है ना कि आप लोगों से बात कर रहा हूं यार मैं, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब देखो, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। इस लाइन को समझना, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का जो कंपोजिशन है, जो कि इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के साथ, एक लिक्विड फेज है एक वेपर फेज है, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, हमने देखा था। तो वेपर फेज का जो कंपोजिशन है वो कैसे डिटरमाइन करोगे आप, बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ये लाइन को समझने के लिए अभी हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखो क्या है, इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 1 एंड 2 जो है उसका क्या है, y1 एंड y2 है।
तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू Y1, ये Y1 क्या हो गया, X1 की जगह पे आपने ले लिया, और ये हो गया P टोटल। सेम इसी तरीके से P2, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ X2, ये हो गया P टोटल। तो ये हमारा क्या है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आ गया। और जनरली अगर हम लेंगे तो PI इज इक्वल टू YI P टोटल, मतलब I मतलब आप उसमें कुछ भी कंपोनेंट डाल सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी जो कंपोनेंट आप डालोगे, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिली। तो तुम लोग समझ गए ना, वीडियो बहुत बड़ी हो गई भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, अरे यार, हाँ, यहाँ पे हमने राउट्स लॉ पढ़ लिया था। राउट्स लॉ जो है वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। देन उसके बाद हमने यहाँ तक तो देख ही लिया था। देन ये 3 पॉइंट्स को हमने समझा, देन ये ग्राफ को हमने समझा। इस ग्राफ को ध्यान से समझ लेना, ठीक है प्लीज़। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन देखी। देखो मैंने कोशिश करी है पूरी आपको समझाने की। मुझे कभी कभी लग जाता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखना, आप मुझे फीडबैक देना कि भाई यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे और अच्छे से समझाना चाहिए था। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना। और बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा, मेरा एक और चैनल है यार, एनसीईआरटी का ज्ञान 9th and 10th क्लास। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें 999 सब्सक्राइबर्स हैं। एक सब्सक्राइबर चाहिए 1000 के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता तो नहीं चलेगा कि किसने सब्सक्राइब किया है, बट मैं पहले से उसको थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ठीक है, इस सपोर्ट के लिए। बाकी प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।